Hello dear students, you have already studied about the different methods of heat transfer in lesson 4 heat of class 7th. Today we shall perform some activities to study these methods of heat transfer in detail. The three methods of heat transfer are conduction, convection and radiation. Let me first explain you how the heat gets transferred by the method of conduction. In this method of heat transfer, particles they do not move at all. How the heat is transferred? Heat कैसे ट्रांसफर होती है? हीट एक पार्टिकल से इस तरह से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होती है. पार्टिकल्स खुद नहीं मूव करते. हीट एक से, अगर यहाँ पर ये सपोज मैंने पार्टिकल्स ड्रॉ किए हैं, तो ये हीट यहाँ से पार्टिकल से ट्रांसफर एक से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो रही है. एंड इट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू ए रीजन ऑफ लो टेम्परेचर. देन नेक्स्ट, there must be a contact between the source of heat. Direct contact होना चाहिए between the source of heat and the object which has to be heated. जिस object को हम heat कर रहे हैं और source of heat उसके बीच में direct contact होगा, तभी conduction method से heat transfer हो सकती है. Then this method of heat transfer, it occurs in the solids. Now let me show you this method of heat transfer with the help of activity which will help you to understand this method more clearly. इस एक्टिविटी के लिए मैंने जो मटेरियल लिया है वो कैंडल, मैच बॉक्स with matchsticks, knife and some pins. Now to perform this activity, let me light this candle. Now I will start heating this knife from this end of the knife. Observe carefully, children. I have started heating the knife from this end and see what will happen. The knife is in direct contact of the source of heat and the pins have started falling. The first pin has fallen down. आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो हीट है वो ट्रांसफ़र होनी शुरू हो गई है और फर्स्ट पिन, क्योंकि वैक्स के साथ मैंने इनको फिक्स किया हुआ था, जैसे ही वैक्स मेल्ट हुई तो फर्स्ट पिन गिर गई. अब जैसे जैसे हीट आगे ट्रांसफ़र होगी, थर्ड पिन भी उसके साथ ही नीचे गिर जाएगी. सो दिस इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, जिसमें पार्टिकल्स नहीं मूव कर रहे. द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अदर. इसको ध्यान से देखिए बेटा. जैसे जैसे ये हीट आगे ट्रांसफ़र हो रही है, अब नेक्स्ट पिन भी नीचे गिर जाएगी. सो दिस मेथड इज द मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन. अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ पे ध्यान दिलवाना चाहूँगी. इस नाइफ में आप देख रहे हैं जिस एंड से मैंने नाइफ को पकड़ रखा है ये प्लास्टिक का बना हुआ है. अगर ये प्लास्टिक का नहीं होता तो क्योंकि यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन हो रही है, तो हीट ट्रांसफ़र होते होते
अगर ये प्लास्टिक का ना होता तो यहाँ तक आकर मेरे हाथ पे भी पहुँच जाती और मैं इसको पकड़ नहीं पाती। इसीलिए अगर मैं इस एक्टिविटी को इस तरह के स्केल के साथ या किसी भी मेटेलिक रॉड के साथ करती तो मैं इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं पकड़ सकती थी। मैंने यहाँ पर इसको नाइफ को इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर मैंने जो ये मटेरियल लिया है ये एक पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर है विच इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ तक तो हीट ट्रांसफर हो रही है बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ मेटल एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये देखिए बेटा, ये पिंस भी नीचे गिर गई हैं बिकॉज अब यहाँ पर हीट यहाँ तक ट्रांसफर हो चुकी है। आगे ये जो है प्लास्टिक का बना हुआ है, ये पुअर कंडक्टर है, इसलिए ये हीट मेरे हाथ तक ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो इसमें आपने बेटा दो चीज़ें देखी। एक तो आपने ये अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से इस नाइफ में हीट ट्रांसफ़र हुई थ्रू द मेथड ऑफ कंडक्शन। सेकेंडली मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर मैं यही एक्टिविटी इस स्केल के साथ करती जो कि मेटल से कम्प्लीटली मेटल से बनी हुई है, तो यहाँ पर भी अगर हीट ट्रांसफ़र बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन होती तो हीट कम्प्लीटली इस एंड से लेकर यहाँ तक पहुंच जाती, और अगर मैं इसको इस तरह से होल्ड करके रखती तो ये हीट जो है मेरे हाथ तक पहुंच जाती और यहाँ पर ये इतना गर्म हो जाता कि मेरे लिए इस स्केल को पकड़ना मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने नाइफ को लिया क्योंकि ये नाइफ में ये एंड जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है और प्लास्टिक जो है वो एक पुअर कंडक्टर जिसे हम इंसुलेटर भी कहते हैं ऑफ हीट होता है, इसलिए यहाँ पर हीट नहीं पहुँची और मैं इसको इजीली पकड़ सकी। अब वही एक्टिविटी जो हमने पहले की थी हम इस तरह के मटेरियल जैसे कि वुड है इससे करने की कोशिश करें। आप देखें मैं इसको इस एंड से हीट कर रही हूँ और मैंने ये पिन भी उसी तरह से वैक्स के साथ फिक्स कर रखी है और इसे मैं कंटिन्यूसली उसी तरह से हीट कर रही हूँ जैसे मैंने नाइफ को हीट किया था। तो आप देखेंगे कि ये मैं इसको जितनी देर मर्जी हीट कर लूँ तो हो सकता है कि ये वुडन जो है ये आग पकड़ ले पर ये जो है मेल्ट नहीं होगी पिन। दिस इज बिकॉज वुड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट को ट्रांसफर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपने दो कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स दैट इज बाय कंडक्शन और दूसरा कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इसी तरह से जैसे कि वुड एक इंसुलेटर है, यहाँ पर मैंने आपको ये प्लास्टिक स्केल दिखाया। अगर हम यही एक्टिविटी एक प्लास्टिक स्केल या ग्लास रॉड या फिर रबर जैसे मटेरियल से करने की कोशिश करें तो ये एक्टिविटी पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि ये सभी मटेरियल्स जो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक स्केल हो गया, ग्लास रॉड हो गई या रबर हो गया, ये सब इंसुलेटर्स हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। इस मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट द पार्टिकल्स दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। जैसे हमने कंडक्शन में किया था कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव नहीं करते हैं, हीट मूव करती है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं एंड दे रीच टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट एंड वंस द पार्टिकल्स दे गेट हीटेड दे बिकम लाइटर। जो पार्टिकल्स सोर्स ऑफ हीट के पास पहुंच जाते हैं वो वहां पर पहुंच के वार्म अप हो जाते हैं एंड देन दे बिकम लाइटर एंड देन दे राइज। जब वो ऊपर चले जाते हैं तो वहां पर एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाती है और वो एम्प्टी स्पेस कवर हो जाती है साइड्स में से बाय द colder particles. The colder particles they cover that space and they also then get heated. तो इस तरह से कन्वेक्शन करंट्स क्रिएट हो जाते हैं और सारी की सारी जो लिक्विड या गैस, बिकॉज दिस मेथड it is used in the liquids and gases only. This method of heating is used by liquids and gases. It heats the entire liquid or the gas. हीट ट्रांसफ़र बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन को समझने के लिए जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे
उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आप एक बार देख लें। दिस इज़ ट्राईपॉड स्टैंड, ये वायर मैश, दिस इज़ दी कॉनिकल फ्लास्क। नॉर्मली हम राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैं कॉनिकल फ्लास्क का यूज़ करूँगी। देन वी यूज़ स्पिरिट लैम्प इन दी लेबॉर्ट्रीज, उसकी जगह मैं कैंडल यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ हीटिंग। हम स्पिरिट लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं या आप कैंडल यूज़ कर सकते हैं हीटिंग पर्पस के लिए। मैच बॉक्स विद मैच स्टिक्स, और हमें कलरिंग के लिए पोटेशियम परमैंगनेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इस कॉनिकल फ्लास्क में थोड़ा सा पानी डालें। अब इस कॉनिकल फ्लास्क को आप हीट करने के लिए ट्राईपॉड स्टैंड पर रखें। बट स्टूडेंट्स, we cannot heat any laboratory apparatus directly keeping it on the tripod stand. We have to use a wire gauze. We have to keep it over here and then keep the conical flask for heating. इसको हमें पहले वायर गॉज को ऐसे रखना है और उसके ऊपर हमें कॉनिकल फ्लास्क को रखना है ताकि इस अपरेटस को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब हम इसको हीट करेंगे। अब ये जो हमने इसमें वाटर लिया है, आप इसको हीट होने दें और इसमें कन्वेक्शन करंट्स को या हीट बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन कैसे ट्रांसफ़र होती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए आप देखें, मैं इसमें कुछ क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डालूंगी, क्योंकि क्रिस्टल्स वहीं पे पहुंचे जहां पर वाटर हीट हो रहा है। उसके लिए मैंने एक स्ट्रॉ यूज़ की है और उसके थ्रू मैं क्रिस्टल्स को ऐड करूंगी। ध्यान से देखें आप, ये देखिए मैंने क्रिस्टल्स को ऐड किया और अब मैं ये स्ट्रॉ को रिमूव कर दूंगी। अब आप इसको ऑब्जर्व करें। आप देख रहे हैं जैसे जैसे वाटर वार्म हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कि कलर्ड क्रिस्टल्स जो पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से कलर्ड वाटर है, आपको दिख रहा है वो किस तरह से राइज होकर, क्योंकि ये वार्म हो चुका है, लाइटर हो रहा है, तो वो राइज होकर ऊपर की तरफ जा रहा है और साइड में से जो ऊपर कोल्डर वाटर है वो साइड में से नीचे की तरफ आ रहा है और फिर वो वार्म होकर इस तरह से ये कन्वेक्शन करंट्स क्रिएट हो रहे हैं। और ये आपको ऊपर जो राइज होता हुआ नजर आ रहा है, वो जो नीचे, क्योंकि यहाँ से हीट हो रहा है ना, आप देख रहे हैं ये हमने हीट यहाँ से कर रहे हैं, तो जो हीट हो रहा है, वार्म हो रहा है वाटर, वो लाइट होता जा रहा है, लाइटर होता जा रहा है। वो पार्टिकल्स जो लाइटर हो रहे हैं वो आप देख होगे, क्लियरली आपको दिख रहा है कैसे राइज हो रहा है। तो वो राइज होकर ऊपर जाते हैं और ऊपर से जो कोल्डर पार्टिकल्स हैं वो डेंसर होते हैं, वो जब नीचे सेटल होते हैं फिर वो भी वार्म हो जाते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल क्रिएट होकर ये पूरी की पूरी लिक्विड जो इस कॉनिकल फ्लास्क में है ये एंड में वार्म अप हो जाएगी। जिस तरह से आपको इसमें कन्वेक्शन करंट्स दिख रहे हैं, जैसे वार्म वाटर के साथ राइज होते हुए ये आपको कलर वाटर दिख रहा है ऊपर राइज होता हुआ, यही प्रिंसिपल जो है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को भी एक्सप्लेन करता है। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से कन्वेक्शन करंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को कॉज करने में। ड्यूरिंग डे टाइम व्हाट हैपन्स चिल्ड्रन, दैट ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड इज मच मोर वार्मर देन द सी, और लैंड वार्म होने की वजह से जितनी भी एयर लैंड के ऊपर होती है वो वार्म एयर होती है। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि वार्म एयर लाइटर होने की वजह से वो राइज करती है। दिस मच इज क्लियर टू यू? बिकॉज द एयर अबव द लैंड इज वार्म, इट विल राइज अप। ये ऊपर उठ जाने की वजह से यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। इस लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए यहाँ सी से कोल्डर एयर जो है इस तरफ को मूव करने लग जाती है। सी जो है कंपैरेटिवली कोल्डर है ड्यूरिंग द डे टाइम, तो यहाँ से जो कोल्डर एयर है वो लैंड की तरफ मूव करने लग जाती है और
यहाँ पर आकर ये कोल्डर एयर भी वार्म हो जाती है एंड देन इट ऑल्सो राइजेस अप। और ये वार्म एयर जब ऊपर जाती है, ऊपर जाकर ये भी जब कोल्ड हो जाती है एंड देन इट गोज बैक टू दी सी एंड इस तरह से ये साइकिल क्रिएट हो जाता है। तो सी से विंड्स जो हैं वो लैंड की तरफ मूव करती हैं, तो इसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। सो दिस इज हाउ सी ब्रीज इज कॉज्ड बाय द कन्वेक्शन करंट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। चलिए अब हम समझते हैं किस तरह से लैंड ब्रीज कॉज होती है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नाइट में क्या होता है चिल्ड्रन, दैट द लैंड इट बिकम्स कोल्डर। जो लैंड है वो गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है कंपैरेटिवली टू द सी। तो नाइट के टाइम पर क्या होता है स्टूडेंट्स, एट नाइट टाइम लैंड बिकम्स कोल्डर देन द सी एंड द सी बिकम्स comparatively warmer. As a result, what happens? The reverse happens to what was happening during the day. Now land is colder and sea is warmer. अब sea warm होने की वजह से क्या होगा कि जो air above the sea है वो warm होगी, and warm air, all of you know that it is lighter, so it will rise up. Being lighter, it will rise up. जब ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लैंड के ऊपर एयर है वो इस तरफ को मूव करनी शुरू हो जाएगी, यानी कि एयर फ्रॉम द लैंड विच इज कंपैरेटिवली कोल्डर। अब लैंड के ऊपर नाइट के टाइम लैंड के ऊपर जो एयर है वो कंपैरेटिवली कोल्डर है। ये कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सी एंड दिस इज कॉल्ड एज द लैंड ब्रीज। Now the last method by which heat transfers is radiation. इस मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट देयर इज नो मीडियम बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट एंड द पार्टिकल्स और द ऑब्जेक्ट विच इज टू बी हीटेड। और यहाँ पर पार्टिकल विच हैज टू बी हीटेड और जो सोर्स है उनके बीच में कोई कांटेक्ट भी नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा सन से जो हीट पहुंचती है अर्थ तक, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट तो नहीं है। ये जो हीट यहाँ अर्थ तक पहुंच रही है दैट इज बाय द रेडिएशन। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज रेडिएशन। और एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, अगर वो हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड हो जाता है दैट मीन्स इट इज रेडिएटिंग हीट। वो ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपनी हीट को रेडिएट कर दिया, दैट इज व्हाई इट हैज बिकम कोल्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ पे हमें जो सन की हीट महसूस होती है, जो हम सन की हीट फील करते हैं, दैट इज बाय द रेडिएशन। इन दोनों के बीच में कोई भी मीडियम तो नहीं है, सो दिस हीट कैन नॉट ट्रैवल बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन और कंडक्शन। अब ये जो हीट हमारी अर्थ तक पहुंच रही है, सन की हीट जो अर्थ तक पहुंच रही है, दैट इज बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। आई होप चिल्ड्रन all the three methods of transfer of heat must be clear to you now. But now children is the time to test your knowledge. I have some pictures to show you. You have to identify the method of heat transfer in this picture. Here is your first picture. Identify the method of heat transfer by which the heat is being transferred to the hand of this boy. Yes. What is your answer? If your answer is conduction, then you are absolutely right. Here is your next picture. Look at the picture and identify the mode of heat transfer by which the heat is reaching to the hands of the
person. Children, I am again repeating. Identify the mode of heat transfer by which heat is reaching to the hands of this person. Yes, if your answer is radiation, then your answer is absolutely correct. The next picture is identify the method of heat transfer by which the water in this pan is being heated. I am again repeating. Identify the method of heat transfer by which the water or the liquid kept in this pan is being heated. Yes, your answer should be convection. And your next picture is identify the method of heat transfer by which the heat is being transferred from the iron to the cloth. Again listen, the method of heat transfer by which heat is being transferred from the iron to the cloth. Yes, if your answer is conduction, then you are absolutely right because iron is in contact with the cloth. So the method of heat transfer here is conduction. And your last picture is identify the method of heat transfer by which the land breeze and sea breeze originate. I am again repeating. Identify the method of heat transfer by which land breeze and sea breeze originate. If your answer is convection, then children, you are once again right. Children, if you have answered all your questions correctly, that means you have followed your lesson very nicely. But even if you have not answered them correctly, there is nothing to worry. What you have to do is just watch the video once again to follow the lesson thoroughly. Thank you.